वेलकम बैक एवरीवन। सो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और फाइनली हम इसके पास पहुंच चुके हैं ऑलरेडी यार, दैट इज रे ऑप्टिक्स। ओके, तो ऑप्टिक्स का वैसे एक पार्ट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। ओके, सो आज बात करने वाले हैं यार रे ऑप्टिक्स की और इससे रिलेटेड देखो यार ये एक लेंथी चैप्टर माना जाता है, काफी लेंथी चैप्टर माना जाता है और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस इसमें से मतलब पहले बहुत टिपिकल आता था। अब जिस तरीके का पैटर्न आ रहा है लाइक मेंस का और आपके नीट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, तो बहुत बढ़िया वाले मस्त वाले मीडियम इजी से मीडियम लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, मस्त तरीके से उन सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में जितने भी बेसिक कंसेप्ट हो सकते हैं, है ना, मतलब जो आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो एक बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर करके देते हैं, उन सब की हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, ओके सर, समझ गए हम क्या बात करने वाले हैं। तो देखो यार, ऑप्टिक्स का सबसे पहला पार्ट है आपका रे ऑप्टिक्स। देखो अगर हम बात करते हैं ऑब्वियसली थोड़ी सी डिस्कशन इसके बारे में हमने ऑलरेडी कर रखी है कि यार ऑप्टिक्स क्या है सर। ऑप्टिक्स वो ब्रांच मानी जाती है फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं लाइट के बारे में। ओके, तो हम यहाँ स्टडी ऑफ लाइट करते हैं और आपको पता है लाइट की स्टडी दो तरीके से आप कर रहे हो। एक आपका रे ऑप्टिक्स, इसको डिवाइड कर देते हो रे ऑप्टिक्स की फॉर्म में। अच्छा सर ठीक है, मतलब सर डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप, अभी बताऊंगा, रुको जरा, अभी तो स्टार्ट हुई है कहानी। दूसरा क्या रहेगा सर, दूसरा रहेगा आपका वेव ऑप्टिक्स। और कुछ याद आया, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं पहले ही। वैसे तो हमें रे ऑप्टिक्स पढ़ना चाहिए बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उतना बेसिक तो हमारा क्लियर रहता है। सो दैट्स व्हाई। ओके, सो आज हम फोकस करने वाले हैं इस वाले पार्ट पे। अब इसका मेन क्या है, मेन कंसेप्ट क्या है और इसमें कौन कौन सी लाइट के मेन प्रॉपर्टीज है जिनका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, वो सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं जिन पे हम फोकस करने वाले हैं, है कि नहीं। कम ऑन, देखो जो हमारी रे ऑप्टिक्स है। अच्छा सर, इसको रे ऑप्टिक्स का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जो रे है हम यहाँ पे मान रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और इसका दूसरा नाम भी आप लिख सकते हो, दैट इज जियोमेट्रिकल। ओके, दिस इज जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। कूल, मतलब ये सुना है हमने बचपन से, हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली रे ऑप्टिक्स में आप क्या करने वाले हो, जो आपकी रे है मतलब एक रे का आप यूज कर रहे हो। ठीक है, मतलब इस तरीके से रे फॉर्म में। ठीक है, एक आप इस तरीके से एरो बनाएंगे बट वो एरो बिल्कुल आप यहाँ पे लगाएंगे, इसके बिल्कुल इस एंगल मत लगा देना, है ना। तो थोड़ा सा इस तरीके से आपने ऑब्जर्वेशन करनी है। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारी लाइट है, लाइट मोशन की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं रेक्टिलिनियर, है रेक्टिलिनियर। ठीक है, और इसी को बोल सकते हैं आप स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट पाथ पे आपकी लाइट मतलब चलती है, जो उसका पाथ होता है लाइट का, हम ये मान के चल रहे हैं वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे रे ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं और इस पूरे चैप्टर में हम ये मान के चल रहे हैं जो हमारे पास लाइट नाम की एनर्जी है ये स्ट्रेट चलती है, सीधी आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, जो भी होगी सब कुछ यहाँ पे स्ट्रेट पाथ में होने वाला है, रेक्टिलिनियर होने वाला है। भाई ये थोड़ी सी बेसिक सी चीजें हैं, है ना, उम्मीद करता हूँ इनसे आप रूबरू होंगे, है, और किस तरीके की चीजें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, बिल्कुल सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अच्छा सर ठीक है, तो सर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो अगर सिंगल रे है, दिस इज द सिंगल रे, तो ये एरो बता रहा है कि भाई लाइट इधर से इधर जा रही है और स्ट्रेट जा रही है। ठीक है, अब आप ऐसे बना लो, देखो बहुत सारी रे यहाँ पे आपने डाली, बहुत सारी रे आपने यहाँ पे डाली, तो ये बहुत सारी जो रे आपने यहाँ पे डाली, दिस इज कॉल्ड एज, जब नंबर ऑफ रेज एक साथ ट्रैवल कर रही हैं, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रही हैं बीम ऑफ लाइट को। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बीम ऑफ लाइट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। मतलब यार छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत थोड़ी बातें हैं, तो थोड़ी सी हमें क्लियर होनी चाहिए, पता होनी चाहिए पहले से कि आप क्या करने जा रहे हो, उसमें किस चीज की पढ़ाई करने जा रहे हो। अच्छा सर ठीक है, तो जो लाइट है वो किस तरीके से हमारी हेल्प कर रही है, भाई उसी की हेल्प से देख पा रहे हैं ना हम। पॉइंट, सो एक पॉइंट यहाँ पे बहुत क्लियर आपके पास होना चाहिए, व्हाट इज दैट सर, LOE है, ये क्या लिखा है सर आपने, L मींस लाइट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए लाइट की भी जरूरत है देखने के लिए, और O यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, और E रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज आई।
मतलब यार देखो, अगर आप कंप्लीट विजन चाहते हो, मतलब अगर किसी चीज को आप देखना चाहते हो, तो लाइट ही जरूरी नहीं है, आपकी आंखें भी जरूरी है, और जिस इंसान को या जिस ऑब्जेक्ट को आप देखना चाह रहे हो वो भी तो जरूरी है। तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर फॉर अ कंप्लीट विजन ऑफ एनीथिंग एल्स, जो भी आप देखना चाह रहे हो उसमें। सो L इज द लाइट, O इज द ऑब्जेक्ट, I इज द आई, ऑब्वियसली आई, ठीक है, E इज द आई, ठीक है। अब आप अपनी आंखें बंद कर लो और आपके सामने कोई इंसान है, आप आंखें बंद कर लेते हो, लाइट भी है, वो इंसान भी है, तो आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब आंखों की भी जरूरत है। और रूम में लाइट भी है लेकिन इंसान ही नहीं है जिसको हम देखना चाह रहे हैं, वही नहीं है, आंखें भी है, लाइट भी है, फिर भी कुछ फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। और आप ऐसे मान लो कि भाई हमारे पास सब कुछ है भाई, देखो ठीक है, यहाँ पे आंखें भी है, ऑब्जेक्ट भी है, लाइट ही नहीं है, मतलब अंधेरा है, एकदम रूम में अंधेरा है, तो क्या वो चीज हमें दिखाई दे जाएगी? नहीं। तो फॉर ए कंप्लीट विजन यू नीड लाइट, ऑब्जेक्ट एज वेल एज आई, बस ऐसे समझो। तो दैट्स व्हाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नॉर्मली ऑब्जेक्ट होते ही है, देखो भाई जो भी आप आंखें खोलो आपके सामने कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, नहीं है ना। और आंखें भी नॉर्मली होती है, बहुत रेयर केस होते हैं कि आंखें किसी के पास ना हो, अदरवाइज होती हैं। तो यहाँ पे लाइट का मुद्दा है सारा, तो हम यहाँ लाइट की स्टडी करते हैं। तो बेसिकली जो भी बात मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, दिस इज ऑल अबाउट लाइट। क्लियर बॉस? तो यहाँ पे हमने नाम का मतलब समझा। रे ऑप्टिक्स में हम क्या करने जा रहे हैं? लाइट की स्टडी करेंगे, उसकी मोशन जो होती है वो रेक्टिलिनियर होती है, स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, बात खत्म। इतना आपको याद रखना है। और ये सिंगल रे है जो लाइट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये नंबर ऑफ रेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो बीम ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज कॉल्ड एज बीम ऑफ लाइट। ओके, अब यहाँ पे मुद्दे की बात आती है कि सर हम इसको जो बीम ऑफ लाइट आपने यूज करी है, मतलब जो भी लाइट जा रही है वो किस तरह से जा रही है। देखो मान लिया एक लाइट सोर्स है आपके पास, अभी आगे बताऊंगा क्या होगा, ठीक है। एक लाइट सोर्स है और यहां से कुछ रेज निकलती हुई दिखाई दे रही है, कुछ ऐसे। इसका मतलब समझना, ये जो रे यहाँ से बाहर निकल रही है लाइट सोर्स से, ठीक है, इनको बोलते हैं डाइवर्जिंग रेज। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग, क्योंकि ये डाइवर्ज हो रही है, दूर जा रही है, इससे निकल के यहाँ से ओरिजिनेट एक तरीके से हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग। ओके, डाइवर्जिंग रेज, इस तरीके की रेज आपकी डाइवर्जिंग रेज क्या आएंगे भाई। देखो इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आगे आने वाले कंसेप्ट में इसका यूज होने वाला है, तो दैट्स व्हाई थोड़े से बेसिक ये भी आपको पता ही होने चाहिए क्या जाना है हमारा। थोड़ा सा टाइम लेके डिस्कस कर लेते हैं ना यार, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो कहीं से किसी पॉइंट पे लाइट इस तरीके से आ रही है और वो किसी पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, समझना। देखो किसी पॉइंट की तरफ मिलती हुई दिखाई दे रही है, ये टर्म्स यूज हो गए, दैट्स व्हाई मैं ये डिस्कशन कर रहा हूं। तो देखो सारी रेज किसी पॉइंट पे मिल रही है, कन्वर्ज हो रही हैं, सो दीज आर कन्वर्जिंग। ओके, तो इनको हम नाम देंगे दोस्तों कन्वर्जिंग रेज। तो यार 10वीं क्लास में भी यही है और 12वीं क्लास में भी यही है तो बेसिक ही ना, लाइट है ना यार, साइंस है ना, वो तो वही चीज रहेगा कि नहीं। तो थोड़ा सा बेसिक तो हमें पता ही होना चाहिए, है कि नहीं। अब यहाँ से हमारी मुद्दे की बात स्टार्ट होती है कि यहाँ पे हम पढ़ने क्या जा रहे हैं बेसिकली। तो रे ऑप्टिक्स ये जो ब्रांच थी फिजिक्स की, ऑप्टिक्स की, एक तरीके से जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं लाइट का, बट इन स्ट्रेट फॉर्म, कि लाइट ट्रैवल कर रही है इन स्ट्रेट फॉर्म। अच्छा सर ठीक है, तो इस रे ऑप्टिक्स की हेल्प से हमने किस किस को एक्सप्लेन किया? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नंबर 1, किसकी स्टडी आप करने जा रहे हो, क्यों यूज किया आपने? बिकॉज रे ऑप्टिक्स ये आपको रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करने में हेल्प कर रहा है। यानी रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा, आप सबने पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट की रिफ्लेक्शन को ये एक्सप्लेन करता है। दूसरा रिफ्रैक्शन मैन, ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन करता है। यस, है ये नहीं? तो ये रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब जो इमेज वगैरह बनती है ना, इमेज फॉर्मेशन भी लिख सकते हो आप, ठीक है बॉस, इमेज फॉर्मेशन भी लिख सकते हो। ये सारी चीजों को मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एक्सप्लेन करता है। सो विद द हेल्प ऑफ द रे ऑप्टिक्स वी कैन एक्सप्लेन वेरी इजीली कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट रिफ्लेक्ट कैसे होती है भाई किसी चीज पे टकरा के, रिफ्रैक्ट कैसे हो जाती है और इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें से एक्सप्लेन की जाती है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज याद रखना, मैंने वो सब कुछ पढ़ा रखा है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई तुम्हें याद है। अच्छा सर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्यों नहीं होता है इससे? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए हमने वेव ऑप्टिक्स ऑलरेडी वहां पे सारी डिस्कशन कर रखी है। पोलराइजेशन आपने देखा होगा और डिफ्रैक्शन आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे नहीं, वो वेव ऑप्टिक्स अलग ब्रांच उसके लिए बना दी गई। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। क्लियर हुआ बेसिक?
डेफिनेशन का मीनिंग क्या है इसकी, और रे ऑप्टिक्स को आप क्यों पढ़ाया जाता है। रे ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारी जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, ट्रैवल करती है। जैसे सन रेज आ रही है ना, देखो सन रेज, अभी हमने पर्दा लगा दिया, मैं थोड़े में भी लाइट पड़ रही थी, नहीं तो सन रेज आ रही है भाई, वो स्ट्रेट आ रही है। जब वो टकराते हैं तो टकरा के ऐसे जा रही है या फिर ऐसे जा रही है, तो बिल्कुल टकरा रही है, जा रही है, तो पाथ स्ट्रेट फॉलो कर रही है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, बस इतनी सी जानकारी आपने यहाँ से लेके जाना है। अब हम स्टार्ट करेंगे, जिस चीज का आपको इंतजार था, मेरे को भी इंतजार था, तो उसकी स्टार्टिंग करते हैं कि सबसे पहला लॉ क्या है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड देन इमेज फॉर्मेशन। ये तीनों चीजें आज के लेक्चर में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिफ्रैक्शन को छोड़ के रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली अभी हम कंप्लीट नहीं कर सकते ना, उसके लिए तो अभी हमें रिफ्लेक्शन में बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, है कि नहीं। चले आगे बढ़े। डेफिनेशन हमने बहुत बढ़िया तरीके से कहीं ना कहीं देख लिया है, और दैट इज सफिशिएंट नॉलेज की यार इतना आपको पढ़ना चाहिए, बहुत सारी किताबों के पेजेस आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे। तो एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि व्हाट इज रे ऑप्टिक्स, उसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और किस किस चीज पे हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ से हमारी मेन मुद्दे की बात है, जहाँ से हमारे कंसेप्ट, हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमारे यूज होंगे और हमारी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे मैंने आपको बोला रे ऑप्टिक्स टोटली डिपेंड है यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कम ऑन, टोटली डिपेंड है रिफ्लेक्शन को रिफ्रैक्शन पे, बात खत्म। इमेज तो ऑब्वियसली हमें बनानी पड़ती है, इमेज तो बनती ही है कि नहीं। पर यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फिनोमेना हैं लाइट की जो हमें यहाँ पे सीखने को मिलती है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्लियर। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए क्या करेंगे सर, कम ऑन आ जाओ। सबसे पहले आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। मान लिया ये है आपका सोर्स ऑफ लाइट, जो यहाँ से लाइट बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, है ना। सूरज ले लो यार, सूरज, सूरज ले लो, सूर्य लिखते हैं ना, सन की बात कर रहे हैं, सपोज ये लो, ठीक है। तो हमने ये किया, हमने एक ऐसा सरफेस लिया, ध्यान से समझियो, एक ऐसा सरफेस लिया पहले जो ट्रांसपेरेंट था, जैसे ग्लास ही ले लो आप, ट्रांसपेरेंट था। अच्छा सर ये तो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट का मतलब इधर से देखोगे तो भी चीज दिखेगी, इधर से देखोगे तो भी दिख जाएगी। अब वो बोल रहा है कि एक साइड से पॉलिश कर दो उसको, तो एक साइड से पॉलिश हो गया। तो जिस साइड से आप पॉलिश करते हो इसको बोलते हैं नॉन रिफ्लेक्टिंग, गुड, दिस इज कॉल्ड एज नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब सर क्या बात कर रहे हो, मतलब मैं ये बात कर रहा हूं अगर मैं लाइट इधर से इंसिडेंट करूंगा तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी बॉस, क्योंकि स्मूथ नहीं है ना सरफेस, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। दिस इज नॉन रिफ्लेक्टिंग। जिधर से पॉलिश कर दोगे दिस इज नॉन रिफ्लेक्टिंग। ओके, तो इसका मतलब ये जो सन की लाइट है, अगर हाँ ये वाला जिधर से इधर है ये स्मूथ सरफेस है, दिस इज कॉल्ड एज स्मूथ सरफेस, ये आपका स्मूथ सरफेस बनेगा। और इसी सरफेस को आप क्या नाम देते हैं, दैट इज रिफ्लेक्टिंग। तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस माना जाएगा, बस ऐसे समझे आप, ठीक है ना, कूल है। अब आप समझ जाएंगे, थोड़ी सी बेसिक सी बातें हैं बॉस। तो बोलता है कि यार सर एक रे अगर यहां से आती है, एक रे ऑफ लाइट, सिंगल रे, ये रे ऑफ लाइट ये बताती है कि जो लाइट है वो ट्रैवल करके आ रही है स्ट्रेट पाथ पे, अभी से गया हमने, ठीक है। तो जो रे होती है वो बताती है नेचर ऑफ द लाइट को किस तरीके से मूव कर रही है, ठीक है। अब इस सरफेस पर कुल जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस जिस पॉइंट पे वो टकराती है दोस्तों, जिस पॉइंट पे टकराती है इस पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है कि नहीं बॉस, दिस इज व्हाट एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वाह, तो आने वाली जो लाइट है जो सन से आ रही है इसको नाम, वैसे तो आपको बताना मान लो, बट मेरा फर्ज बनता है यार, मेरे को बताना ही पड़ेगा और आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। यार लिख दिया ना, क्या आप लिख लेंगे, ठीक है। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे टकरा रही है दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब मुद्दे की बात क्या है, ये है कि जिस पॉइंट पे टकराई उस पॉइंट पे एक ऐसी लाइन ड्रॉप करो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाइए। सुना होगा तुमने, बचपन से सुनते आ रहे हो यार, ये जो लाइन होती है ये इसको नॉर्मल का नाम दिया गया है, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल। क्यों, क्योंकि ये लाइन इस सरफेस के साथ, देख सकते हो मैं बना नहीं रहा हूं लेकिन आप देख सकते हो ये लाइन इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर मैं मिरर को थोड़ी देर के लिए एक्स एक्सिस मान लो और इसको वाई एक्सिस मान लो, तो देखो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको नॉर्मल कहते हैं। मतलब नॉर्मल का मतलब ये लाइन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इस सरफेस के साथ 90 का डिग्री बना रही है, 90 डिग्री का जब एंगल बनता है तो उसको नॉर्मल कहते हैं, सीधी बात है। अब देखो, अच्छा सर ठीक है, मजा आ गया। तो जो इंसिडेंट रे है ना, जो आ रही है सन से किसी सोर्स से, भाई सोर्स क्या होता है, जहां से लाइट रे आए
जैसे सन है हमारा, लाइट रे, बल्ब है हमारा, लाइट रे आ रही है कि नहीं, सोर्स है वो हमारा। अच्छा सर, तो नॉर्मल के साथ ही एंगल मेजर करते हैं आने वाले इंसिडेंट लाइट का, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं लिखूंगा नहीं, आप समझ जाएंगे, समझदार तो हैं। फिर अब वो बोलते हैं अकॉर्डिंग टू जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे, दो लॉ पे ये काम कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फर्स्ट लॉ को क्या नाम देंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है सर। इसका मतलब क्या होगा सर, वो ये कहना चाह रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंस एंगल होगा और जो रिफ्लेक्शन एंगल होगा, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो दोनों सेम होते हैं, चाहे तो वो सरफेस ये इस तरीके का प्लेन सरफेस हो या कोई जिग जैग टाइप का सरफेस भी हो सकता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा काम करेगा, यानी इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल सेम होने चाहिए। मतलब ये लाइट टकरा के अंदर ट्रांसमिट नहीं होगी, ये टकरा के जिस प्लेन से आई है, मतलब जिस प्लेन से ये आई है, देखो इस प्लेन से आई है ना, इस प्लेन से आई है, इसी प्लेन में टकरा के उसी सेम एंगल पे वापस चली जाएगी। यानी जितना एंगल ये बना रही है नॉर्मल के साथ, और जब जा रही है टकरा के, देखो टकरा के इधर जा रही है, समझ ना बात को, टकरा के जा रही है, इसलिए इसका नाम रखा जाएगा रिफ्लेक्टेड। ओके, रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि सिंगल है लाइट, तो एक रे से रिप्रेजेंट कर जा रही है, तो हम इसको रिफ्लेक्टेड रे का नाम दे देंगे। और ये एंगल को नाम दिया जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये आपस में इक्वल होते हैं, मतलब एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर। देखो समझो यार, आपके पास एक टॉर्च है, आपने यहाँ पे इंसिडेंट कराई, टकरा के इधर चली गई, ठीक है, तो यहां से लाइट आई, टकरा के इधर चली गई, ऐसे समझो। इससे उसी रीजन में, इस दूसरे रीजन में नीचे ये एंटर नहीं कर पाए, समझना बात को, इस दूसरे रीजन में एंटर नहीं कर पाई। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज दैट। तो सर इससे रिगार्डिंग ये देखो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बॉस, लेकिन यहाँ पे जो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने सीख लिया हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो जरूरी है, वो तो सीखेंगे ना, तो उसी पे तो ध्यान देना है। तो जो बेसिक सी चीजें थी पहले उनको रिवाइव कर लेते हैं, उसके बाद जल्दी से देखते हैं क्या है मेन बात। ओके सर, अच्छा ठीक है, समझ में आ गई बात क्या है। तो ये इंसिडेंट रे आई, टकराई और चली गई। सबसे पहला पॉइंट ऑफ दिस कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात देखो, लाइट ऐसे आ रही थी ऐसे, लेकिन वो सीधा जाना चाह रही होगी लेकिन नहीं जा पाई, तो ओरिजिनल डायरेक्शन तो उस बेचारी की ये है, देखो ना इस लाइन पे चल रही हो, लेकिन वो इस मिरर बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि एक साइड आपने पॉलिश कर रखी है, मिरर बोल सकते हो, या इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है। तो इस पे टकरा के वो तो इधर चली गई, तो देखो ऐसे आ रही थी ऐसे चली गई, तो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से कितनी डेविएट हो गई, कितनी मुड़ गई यू कैन से, और कितने एंगल से मुड़ गई, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, एंड दिस डेल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, समझे, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा सर ठीक है भाई, देखो भाई ऐसे समझो यार, सपोज तुम्हें चुन्नू है, चुन्नू यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है सर, और चुन्नू बड़ा खुश है आज, ठीक है, तो चुन्नू यहाँ पे खड़ा हुआ है, और भाई ये बिल्कुल एकदम सफाचट है, टकला है, और इसके बाल इसने सफाचट करा रखे, कोई बाल इसके पास है नहीं सर पे, ठीक है, तो टकला है एकदम, और ये बिल्कुल मैंने इसको ना मना करा था कि तू धूप में मत जाइए वरना गड़बड़ हो जाएगा, हम ठीक है। तो सन रेज आई और यहाँ पे टकराई और टकरा के इधर चली गई, तो यहाँ पे देखो उसके टकले पे नॉर्मल बनाओ जरा, ये बनेगा आई, फिर क्या बनेगा आर, तो वो अंदर नहीं जा पाई। सपोज करो इसके टकला इस तरीके का है, बेहतरीन सा ये कि लाइट इसके टकले पे टकराई, मम्मा को इसने बोला कि मम्मा आप नहीं जानते हो कि मैं फिजिक्स का लॉ लगा के जा रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने कुछ स्पेशल कोटिंग कर दी है मैंने, तो यहाँ पे लाइट आएंगी और मेरे टकला गर्म नहीं होगा, टकराएंगी और इधर को चली जाएंगी, ऐसे मजा नहीं आ जाएगा। तो चलो ठीक है, तो ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई इधर को चली गई लाइट। तो यार क्या समझना है आपने कि अगर लाइट किसी सरफेस पे टकरा रही है, नॉर्मल ड्रॉ करना है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट देखना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखना है, और लाइट देखो जिस साइड से आई उसी साइड में वापस चली गई। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो कहीं भी हो सकता है, कैसे भी सरफेस पे हो सकता है, क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज दैट कि अगर ये लाइट उसके टकले में ऐसे 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 अंदर चली जाती तो नहीं गई ना, तो ओरिजिनल डायरेक्शन से इतनी मुड़ गई, टकले पे टकराती, तो यही होता है एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन मतलब कितनी लाइट मुड़ गई टकराने के बाद, तो किस एंगल से मुड़ गई उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंड इसको आप निकाल सकते हो बहुत इंपॉर्टेंटली। कैसे सर, देखो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकाल दो, डायरेक्ट लिख दूंगा, समझा दूंगा, समझ जाना, ठीक है कूल। देखो यार अगर ये लाइट सीधी जाती है ऐसे, तो देखो ये एंगल यहां से यहां तक 180 डिग्री होता है ये पूरा, ठीक है,
अगर ये रेट सीधी चली जाती ना 180 होता ना, लेकिन हमें तो केवल यहां से यहां तक एंगल चाहिए और ये आई प्लस आर है, तो ये टोटल एंगल कितना है आई प्लस आर, और आई प्लस आर, आई और आर तो इक्वल है, तो मतलब अगर इस पूरे 180 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं आई प्लस आर को, तो ये नहीं बचेगा मेरे पास तो इसको मैं क्या लिखूंगा 180, या पाई भी लिख सकते हो रेडियन में अगर लिखना है, माइनस आई और आर तो सेम होते हैं तो 2i लिख दो, ठीक है, या तो ये लिखो आप दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन अगर आपने निकालना है, और इसको आप आई की जगह आर भी लिख सकते हो, तो 180 माइनस 2r भी लिख सकते हो, दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट मैन, दिस इज इंपॉर्टेंट कि यार सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है आपके पास वो आपस में इक्वल होते हैं, उसकी वजह से लाइट अपने रास्ते से इतने डेविएट होती है, इतने एंगल से डेविएट हो जाती है। तो अगर आपने एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो इंसिडेंस एंगल पता होना चाहिए या फिर आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता होना चाहिए। इतनी सी बात क्लियर है बॉस, ठीक है। हाउ वी कैन कैलकुलेट द डेविएशन एंगल यूजिंग दिस, ओके मैन। एक तो ये है जो शानदार है, जबरदस्त है, जो आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ओके। सो कम ऑन, अब देखो दोस्तों, ठीक है, यहीं पे ध्यान से देखना। चलो सर ठीक है, ये हो गया मेरा, ये हो गया पॉइंट नंबर 2। सो दिस इज योर पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 2। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं मान लूं ये जो इंसिडेंट रे है इसका एक वेक्टर दे रखा है, जिस डायरेक्शन में जा रही है इसका एक वेक्टर दे रखा है, लेट्स सी a। समझ रहे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जी, बहुत। और जी वाला तुम्हारे लिए तो भयंकर इंपॉर्टेंट है, नीट में आएगा तो। अब देखो वेक्टर का बेसिक कंसेप्ट तो हम सबको आता है, तो टेंशन नहीं लेनेगा। तो उसने बोला कि अगर ये इंसिडेंट रे का कोई वेक्टर गिवन है और जो टकरा के रिफ्लेक्टेड रे है इसका भी कोई वेक्टर गिवन है, लेट्स सी b। हाँ भाई बात तो सही है। तो वो आपसे पूछेगा व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, या तो पूछेगा I की वैल्यू या पूछेगा R की वैल्यू, ठीक है, या ये भी पूछ सकता है एंगल ऑफ डेविएशन बताओ जी कितना है, भाई ये भी तो पूछ सकता है। तो दोस्तों याद रखना, इफ वेक्टर ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड, याद रख लियो, जैसे बता रहा हूं वैसे क्वेश्चंस बिल्कुल मिलेगा आपको, ठीक है। इफ वेक्टर ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर गिवन, देन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंसिडेंस, या फिर इनमें से जो भी पूछेगा आपसे, तो वेक्टर दे रखा है आपको, तो क्या करेंगे सर, देखो तो हम लेंगे a डॉट b इक्वल टू a b cos ऑफ डेल। ये आप यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज कर लेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मैन, हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, a डॉट b, देखो यार बहुत बेसिक सा, इसलिए मैं टू बी कंटिन्यू चल रही है मेरी मशीन, ठीक है। दिक्कत होगी तो पॉज करना, मेरे को रोक देना भाई, पे समझ लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक सा मैं मान के चल रहा हूँ 10th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, मस्त तरीके से पढ़ा। जो बेसिक बेहतरीन से कॉन्सेप्ट आएंगे वो धीरे धीरे हम पॉज ले जाऊंगा और उन पे बड़े तरीके से डिस्कस करते रहूंगा। बट हर चीज आपको जल्दी जल्दी मैं चाहता हूँ कि ये आपको एटलीस्ट आप इसको मस्त तरीके से सीख लें और आगे बढ़े। फिर क्वेश्चन कैसे आएंगे, उनका एप्लीकेशन उसमें कैसे करेंगे वो सब सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने a डॉट b, ठीक है सर, डॉट प्रोडक्ट है, याद आया, डॉट प्रोडक्ट है, और a क्या है, इसका इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन cos डेल, डेल क्या है, डेविएशन एंगल। तो यहां से डेविएशन एंगल मिल जाएगा आपको। मान लिया आपको a b वेक्टर दे रखी है, मतलब इंसिडेंट रे का वेक्टर दे रखा है, रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर भी दे रखा है, तो वहां से डेविएशन एंगल निकाल लेना, और एक बार अगर डेविएशन एंगल आ गया तो यहां पुट कर देना या फिर यहां पे पुट कर देना, इंसिडेंस एंगल आ जाएगा या रिफ्लेक्शन एंगल आ जाएगा, किसी एक में पुट कर देना, तुम्हारी मर्जी है कि नहीं। तो यहां से डेल निकालो इसकी हेल्प से और यहां पुट करो इंसिडेंस एंगल या रिफ्लेक्शन एंगल, आप निकाल सकते हो इजीली। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, दैट्स व्हाट मैं आपको बता रहा हूं। और भी कितने डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे वो सब बताऊंगा, पहले देख लो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू कैलकुलेट, व्हाट इज दैट सर, हाउ टू कैलकुलेट डेविएशन एंगल, अभी एक क्वेश्चन करके देखेंगे। सेकंड, हाउ टू कैलकुलेट एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ द वेक्टर फॉर्म ऑफ इंसिडेंट रे, या यू कैन से इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बोथ आर गिवन इन वेक्टर फॉर्म, क्लियर है, उनका एक वेक्टर दे रखा होगा, तब आपने इस तरीके से इसको पहचानना है, यूज करना है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी एक प्यारी सी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा सर आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो बताया ही नहीं, आपने तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बता। देखो भाई फर्स्ट लॉ मैंने दिखा दिया था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में I इक्वल टू R होता है, ये बिल्कुल क्लियर है, ये माइंड में रखो, ये होना ही होना है, ठीक है, रिफ्लेक्शन में। दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, याद रखना, ठीक है, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, दिस वन एंड दिस वन, all they are all the three incident, reflected and normal are in the same plane, you can say, you just remember it, okay, cool। और ये तो चलो आपको याद रखना ही पड़ेगा यार,
अब कैसा भी हो सकता है, सभी में थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल और दूंगा तो आपको मजा आएगा, उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी मजा आएगा, है कि नहीं? मजा आएगा। बेसिक है सारी चीजें, ध्यान से समझ लेना ना, क्योंकि पूरा ऑप्टिक्स, ये रे ऑप्टिक्स आगे की जर्नी आपकी इन्हीं बेसिक्स पे डिपेंड करने वाले हैं कि कौन कितना स्ट्रांग हो जाता है इनमें। यार जितने बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग होगी उतने कंसेप्ट नहीं क्लियर हो जाएंगे हमारे, है कि नहीं? यस। तो जल्दी से 2-3 पॉइंट और है, जल्दी से उनके डिस्कशन कर लेते हैं, उनको लिख लेना, क्योंकि देखो इनमें न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको ये आपकी बेसिक फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाने वाला पॉइंट है। और जो ये मैं यहाँ पे इक्वेशन एक लिखने वाला हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है, रिलेशन लिखने वाला हूँ, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ये एज इट इज आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो मैं रूल बताऊंगा रूल को आपने याद रखना, मस्त तरीके से मजा आ जाएगा, ठीक है? ओके, उसने बोला वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन। यार रिफ्लेक्शन की जो वेक्टर फॉर्म है उसको आप कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे रिलेशन मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया, आप इसको ध्यान से समझिए। वैसे तो आपको अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन अभी देखते हैं किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ये रिलेशन पूछा जा सकता है, दैट्स व्हाई अटपटा है, ठीक है? तो याद रखना वेक्टर फॉर्म क्या होती है रिफ्लेक्शन की, ठीक है? तो आर कैप याद रखो, यहाँ पढ़ा है ना वेक्टर में, सबने पढ़ा है। आर का मतलब ये है यूनिट वेक्टर, कैप जब लगा होता है तो यूनिट वेक्टर। कौन सा यूनिट वेक्टर? ये लिख लेना बस, यूनिट वेक्टर किसके अलोंग? आर का मतलब रिफ्लेक्टेड रे, कम ऑन, यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड, ओके मैन, रिफ्लेक्टेड रे। अभी बनाया था ना तुमने रोल कैसे बनाता है, यहाँ बनाते हो, चलो ठीक है। ये आपका पॉलिश्ड, इधर आप रे टकराएंगे और ये बनेगा नॉर्मल और इधर लाइट जाएगी, ठीक है? तो ये थी इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये आपका नॉर्मल। बस इन लाइट रे के अलोंग जो उनके यूनिट वेक्टर होते हैं, जो डायरेक्शन बताते हैं कि किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है? तो ये आपने देखना है यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। तो आई कैप क्या होगा? आई मींस इंसिडेंस, मान लो ना, तो दिस इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। You can write, you can remember, unit vector along incident, ठीक है, रे। तो ये इंसिडेंट रे के लोग रहेगा। अच्छी बात है सर, तो ये भी क्लियर हो गया। अब एक रिलेशन है जो आपको एज इट इज याद रखना है, आपको प्रूफ करने की यहाँ पे कोई जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे लिखा मैंने आर कैप आई कैप माइनस 2 इंटू आई कैप डॉट एन कैप। अब ये एन कैप क्या है? बाहर भी एन कैप है, तो ये एन कैप क्या है? ये एन कैप है यूनिट वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल। ये नॉर्मल के अलोंग है, ये जो नॉर्मल है ये किस डायरेक्शन में है, इसके अलोंग ये यूनिट वेक्टर होता है। तो देखो यार ये रिलेशनशिप है रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के वेक्टर्स के बीच में, ठीक है? इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म हम कहते हैं। तो ये याद भी रखना आपने, कूल है? चलो बढ़िया। पॉइंट नंबर 1 यू हैव टू रिमेंबर। पॉइंट नंबर 2 चांदी मेरे, जल्दी से आ जाओ जिंदगी में वापस। तो जैसे मैंने आपको बोला था, क्या बोला था सर? सपोज करो ये ही एक नोटबुक है, सपोज करो नोटबुक है, बिल्कुल है सर, ये ठीक है नोटबुक है, बिल्कुल। मैं इसको ग्लास लगा दिया, मैंने इसके सामने ग्लास शीशा लगा दिया, ग्लास यार ट्रांसपेरेंट बिल्कुल। अगर उसमें देखोगे तो कुछ अपना थोड़ा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। इधर से पॉलिश नहीं है, एक साइड में पॉलिश कर दो, जैसे आपका सेल फोन होता है यार, ठीक है, चलते चलते देखते रहते हैं ना कभी-कभी, ठीक है? तो अगर इसको इस साइड में पॉलिश कर दो तो लाइट आएगी, टकराएगी और वापस आ जाएगी, ठीक है? तो हम यहाँ पे उसके कुछ रूल्स देखने वाले हैं कि लाइट किस एंगल पे टकरा रही है और कैसे आ रही है, वो सारी सिचुएशन। पॉइंट नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। देखो, तो अगर मैंने इस साइड से पॉलिश कर दिया है, अच्छी बात है सर, और आपने लाइट रे को बिल्कुल डायरेक्ट इंसिडेंट कराया, देखना डायरेक्ट, ये रहा देखो डायरेक्ट, जैसे हमारे सूर्य देवता बिल्कुल ऊपर है एकदम, हमारे हेड के एकदम ऊपर 12 बजे का टाइम है एकदम, है ना? तो शुद्ध धूप डायरेक्ट आती है, बहुत कम समय में धूप नीचे पृथ्वी पे नहीं आ जाती है ही नहीं? तो यहाँ से जो लाइट रे है वो सीधी नीचे आएंगे, देखो सीधी नीचे आ रही है लाइट रे, सोर्स ये ऐसे जगह पे है देखो, और ये इस पे टकराएंगी, और ये लाइट रे इस वाले रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ 90 डिग्री पे है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? मतलब ये हुआ लाइट रे भी इसी एक्सिस पे है और नॉर्मल भी यही होगा। भाई ऐसी कोई भी लाइन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाए तो वो तो क्या बनता है? नॉर्मल होता है वो तो, दिस इज नॉर्मल, और इसी नॉर्मल के अलोंग लाइट है। तो अगर कभी भी लाइट रे नॉर्मल के ऊपर ही लाई कर जाए तो उसका आने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस तो जीरो नहीं हो जाएगा। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? तो अगर एंगल आई जो भी है, एंगल आर भी वही होगा, मतलब एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब हुआ कि सर ये लाइट जब ऊपर से आ रही होगी वो डायरेक्ट 90 डिग्री पे सरफेस पे टकराएगी, तो आर को जीरो करने के लिए इसको वापस जाना पड़ेगा उसी रास्ते पे, वापस रिफ्लेक्ट बैक। आप देखो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, मतलब लाइट आई और टकराई और उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। एंड जिस रास्ते से लाइट आई टकराई उसी रास्ते से वापस जाना, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। यानी जब भी कभी लाइट किसी सरफेस
पे 90 डिग्री पे इटसेल्फ जाके इंसिडेंट करे तो वो टकराने के बाद सेम पाथ को फॉलो करेगी, रिवर्स हो जाएगी, सेम पाथ को फॉलो करेगी। और अगर वो रिवर्स हो जाएगी तो आपसे पूछेगा, देखो यहां से इस रास्ते से लाइट आई, टकराई और वापस चल, बताओ इसका डेविएशन एंगल कितना है? भाई आई तो जीरो नहीं हो गया, डेविएशन एंगल कितना था? 180 माइनस 2 इंटू आई जीरो, तो डेविएशन हो गया 180 डिग्री। नाउ जस्ट चेक इट आउट, क्योंकि वो यार जिस रास्ते से टकराई और बस उल्टी हो गई, रिवर्स हो गई, ऐसे रिवर्स, तो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट होगी, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यू कैन से इन दिस कंडीशन, ठीक है। तो उसका जो डिफ्लेक्शन एंगल बना है वो 180 डिग्री बन गया, जिस डेविएट एंगल जो उसका डेविएशन एंगल है, टकराई और आई और चली गई। समझ गए आप लॉजिकली? तो याद रखना, जब भी लाइट अपने आप किसी सरफेस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे 90 डिग्री पे टकराएगी तो टकराने के बाद वो वापस उसी रास्ते को फॉलो करेगी, रिट्रेस करेगी। होप सो आप समझ गए होंगे मेरी ये कहानी, ठीक है। ओके सर, ये पॉइंट आगे काम आएंगे, दैट्स व्हाई एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पे, सो यू जस्ट रिमेंबर, है ना। चलो भाई पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं सर। अच्छी बात है सर, मजा आ गया। अब देखो दोस्तों, उसने बोला, मैंने बोला, उसने बोला, क्या बोला, कैसे भी रख लो सरफेस को, आप ऐसे रख लो, देखो ये रख लिया सर, तो ये तो नॉन रिफ्लेक्टिंग है, तो इधर से रिफ्लेक्टिंग है, तो लाइट तो इधर से इंसिडेंट करानी पड़ेगी ना बॉस। तो आप कहीं भी करा दो, क्या फर्क पड़ रहा है यार। देखो आप यहां से लाइट ले और यहां पे टकराओ, देखो बस एक चीज ध्यान रखना जो मैं आपके दिमाग तक पहुंचाना चाहता हूं कि लाइट रे कहीं से भी आए, जब वो किसी सरफेस पे टकराएगी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा अप्लाई करना, वो अप्लाई करना आपको आना चाहिए। कैसे? जिस पॉइंट पे टकराएगी उस पॉइंट पर, जिस सरफेस पे टकरा रही है उस सरफेस पे 90 डिग्री बना दो, एक लाइन बनानी है। देखो ये देखो 90 है कि नहीं है, इधर इसलिए नहीं बनाना क्योंकि मैंने रिफ्लेक्शन बनाना था। तो ये नॉर्मल हमेशा ड्रॉ करना है, और ये लाइट इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको इंसिडेंस एंगल कहते हैं। बट ये जो लाइट रे है, समझना भाई, इधर देखो ये लाइट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो ये रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है जिस पे टकरा रही है, इसके साथ अगर एंगल देखेंगे तो ये क्या होता है सर? समझ रहे हो आप? मतलब इस लाइट का अगर ये एंगल में देखो, ये क्या होता है सर? ये लाइट रे इंसिडेंट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ जो थीटा बना रही है, इस थीटा को बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल। दिस इज कॉल्ड एज ग्लैंसिंग एंगल, यानी एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। This is not the incident angle, this is glancing angle, okay? And the angle made by the incident ray with the normal, this is called as incident angle, man. दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? Yes, पता होना चाहिए सबको। तो हमें एंगल जो लेते हैं वो नॉर्मल के साथ लेते हैं, उसको रिफ्लेक्टिंग इंसिडेंट एंगल कहते हैं। अब देखो, हमें रूल पता है कि जितने एंगल पे टकरा रही है उतनी एंगल पे टकराएगी, और देखो जिस साइड से है उस साइड वापस जानी चाहिए, तो उसी साइड पे टकराएगी और वापस इधर आ जाएगी। देखो तो ये एंगल कितना हो जाएगा? R, तो एंगल I मस्ट बी इक्वल टू एंगल R। कुछ भी करो, कैसे भी करो, बस जिस पॉइंट पे लाइट टकराए नॉर्मल बनाओ और उतना ही एंगल बनाते हैं, उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दो उसी सेम मीडियम में, है कि नहीं? मस्त बात, यस सर, मस्त बात है ये। तो यार ये प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी चाहिए मेरे ख्याल से। होप सो आप समझ गए होंगे कहानी किस तरीके से इसका यूज करना है। बस ये बता दूंगा मैं, एक दो एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, और जो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल किस किस टाइप के आपसे पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंटली हम वो न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे उस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे एग्जाम में आते हैं। अभी देखो हमने कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ा, जस्ट बेसिक पढ़ा है यार, जस्ट बेसिक पढ़ा है। अब 10th का बच्चा भी इसको पढ़ सकता है, प्लस 2 का बच्चा भी इसको पढ़ सकता है, और जो बच्चे ड्रॉप आउट में हैं उनके लिए भी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे फंडामेंटल जब क्लियर होंगे तो आगे की कहानी तो बहुत इजी हो जाएगी यार। कम ऑन, मजा आएगा। कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिससे और आपको एप्लीकेशन करना भी आ जाएगा कि हाउ टू अप्लाई दिस कांसेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके दोस्तों, जो जल्दी देख लेते हैं यार, एक छोटा सा प्यारा सा ये रिलेशनशिप पे डिपेंडेंट, ये कांसेप्ट पे डिपेंडेंट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं और जिससे थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा कि हाउ टू यूज दिस। अच्छा, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए हैं ऑलरेडी वो कैसे थे? स्टैंडर्ड थे, बेहतरीन थे, मस्त थे, बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, देख लो मैंने, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या पूछा, एग्जांपल नंबर 1, क्वेश्चन फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। यार आप खुद ही कर सकते हो, मैंने लिख दिया, आप कर लो यार, हो सकता है आपने कर भी लिया हो। एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, रिफ्लेक्शन का केस है, तो डेविएशन एंगल कैसे निकालेंगे सर? 180 माइनस 2i, या तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पता होना चाहिए, या 180 माइनस 2r एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता होना। देखते हैं क्या डायग्राम में दे रखा है, ये यूज कर लेंगे। तो उसने दिया एक लाइट आई, इस सरफेस पे टकराई, तो ये तो इंसिडेंट रे है, और ये इंसिडेंट रे इस सरफेस के साथ एंगल बना रही है, तो दिस इज थीटा नॉट आई, ग्लैंसिंग एंगल है। तो हमारा काम है इस पॉइंट पे पहले नॉर्मल बनाएंगे, बना दिया सर,
फिर नॉर्मल के साथ एंगल देखेंगे ये, तो ये नॉर्मल इसके साथ 90 बना रहा है, 30 है तो पक्का 60 होगा, तो आई मिल गया 60। बस इससे आगे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पुट कर दो। तो डेल आ गया आपके पास 180 माइनस 2 इंटू 60, दैट इज 180 माइनस 120 एंड दैट इज 60 डिग्री इज द डेविएशन एंगल। यानी लाइट अपने पाथ से यहाँ टकराएगी और टकराने के बाद ऐसे जाएगी और यहाँ से इतना बेंड हो रही है 60 डिग्री से, समथिंग लाइक दैट, ऐसे आप समझेंगे, ठीक है, ऐसे आप समझ जाएंगे। पक्का पक्का सही किया ना हमने बॉस, ठीक है। ये 60 डिग्री था, आई आपको मिल गया, तो यहाँ पे आप 6 into 2 120 करेंगे तो 120 यानी 60 हो जाएगा, तो 60 डिग्री आपके पास हो जाएगा डेविएशन एंगल। दिस इज योर डेविएशन एंगल। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी 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 इजीली। ओके, तो कूल। अब एग्जांपल नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जांपल नंबर 2। अब देखो यार, अगर कुछ भी होगा आप अपने हिसाब से करते रहेंगे तो कोई पंगे वाली बात नहीं है, इजीली आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। देख लेना। हाँ, एक चीज का इसमें ख्याल रखना कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये किस डायरेक्शन में है। देखो ये लाइट ऐसे आई और इधर गई, तो जाना इधर चाह रही थी लेकिन चली इधर गई, तो ये सेंस कैसा दे रहा है, ऐसे देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो लिखना एंटी क्लॉकवाइज। देखो ना, लाइट ऐसे आई इधर गई, तो इधर से इधर मोड़ के देख लो आप इसको, तो ऐसे देखो ऐसे, ये कैसा सेंस है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जरूर लिखना है, कभी कभी ऑप्शन में लिख देता है कि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो अब आ रहा है एग्जांपल नंबर 2। इसमें क्या पूछा है, फाइंड नेट डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। 2 रिफ्लेक्शन का मतलब पहले वाले सरफेस पे फिर दूसरे वाले सरफेस पे। अच्छा, जो प्लेन सरफेस होता है ना, जो पॉलिश्ड होता है, जो सिल्वर्ड सरफेस होता है, एक साइड जिसकी पॉलिश करी हुई होती है, प्लेन रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होते हैं, ठीक है, तो इनको मिरर आप कह सकते हैं। मिरर ऐसे तो बनता है भाई, एक ट्रांसपेरेंट सरफेस लेते हैं ग्लास, उसकी एक साइड आप पॉलिश कर देते हैं, तो मैं मान रहा हूं मिरर 1 है और ये मिरर 2 है और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे रखे गए हैं। मस्त है, यस। तो 90 डिग्री पे रखे गए हैं, यहाँ से एक लाइट रे आती है, बिल्कुल आती है, और इस मिरर के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, जो कि एक इंसिडेंस एंगल नहीं है, ये तो एक ग्लांसिंग एंगल है। तो हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे टकराएंगे नॉर्मल बना देंगे, पहले नॉर्मल बना दो सर। तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल आई है, तो ये और इसके बीच में 90 है, तो ये भी तो 45 ही होगा, तो इंसिडेंस एंगल यहाँ पे 45 डिग्री है। तो या तो ऐसे कर लो, देखो अब ये लाइट अगर ये यहाँ से देखो टकराएगी, ये तो टकरा के इधर जाएगी बिल्कुल ऐसे, तो ये एंगल आई है, तो ये आर होगा, तो आर भी कितना होगा, 45 भी होगा भाई, रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना। लेकिन अगर मिरर ना होता है, क्या सीधी चली जाती है, तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, लेकिन चली इधर गई है, तो इतनी बेंड हो गई है, इसका पहला डेविएशन होगा डेल 1। दिस इज योर फर्स्ट डेविएशन। देखो ना, लाइट इधर आ रही थी लेकिन चली इधर गई, तो इतनी मुड़ गई ऐसे, इतने एंगल से मुड़ गई, तो ये एंगल आप निकाल लो यहाँ से। देखो तो डेल 1 कैसे निकालोगे, 180 माइनस 2 आई होता है, तो 180 माइनस 2 इंटू 45, तो दिस इज 180 माइनस 90 एंड दिस इज योर 90। डेल 1 आ गया आपका कि भाई वो 90 डिग्री से यहाँ से मुड़ गई है कि नहीं। चलो, अब यहाँ से टकराने के बाद वो सेकंड मिरर पे टकरा रही है यहाँ पे, तो ये सेकंड मिरर के लिए ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी वो इंसिडेंट का काम करेगी, बिल्कुल काम करेगी। यहाँ पे बना दो नॉर्मल, तो जब ये आप नॉर्मल बनाएंगे ना बॉस, तो ये क्या बनेगा आपके पास, देख लो, अगर ये नॉर्मल बना रहे हो आप, ठीक है, तो ऑब्वियस है यार, ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। देखो ये वाला, तो ये भी कितना होगा, 45 तो होगा, है कि नहीं। तो ये लाइट रे जब यहाँ पे टकराएगी, क्योंकि ये एंगल 45 है, देखो ना ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को देखो, इस रे की डायरेक्शन को, ठीक है, तो ये एंगल अगर 45 है, तो ये 45 और ये टोटल 90 होता है, तो ये भी 45 ही होगा। तो अगर ये इंसिडेंट करिए 45 पे, तो रिफ्लेक्ट होके भी तो ऐसे जाएगी, तो ये एंगल आर का काम करेगा, तो ये भी तो 45 होगा, आई 45 तो आर भी 45, तो मतलब ये भी 45 से डेविएट हो गई, ज्यादा सीधी चाह रही थी लेकिन चली इधर गई, तो कितनी मुड़ गई, कितने एंगल से बेंड हो गई, ये रहा डेल 2। और ये इंसिडेंस एंगल इसके लिए भी 45 है, इसके लिए भी 45 है, इसका मतलब ये भी 90 आएगा, निकालने की जरूरत नहीं है, तो डेल 2 भी यहाँ पे 90 तो आएगा, इसी फॉर्मूले से सेम, क्योंकि इसके लिए भी आई इतना ही है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट उसने पूछा था, नेट डेविएशन बताओ। तो देखो पहले मिरर ने लाइट को 90 डिग्री से मोड़ दिया और दूसरे मिरर ने भी लाइट को 90 डिग्री से बेंड कर दिया, तो देखो लाइट ऐसे आ रही थी और फाइनली इस पे और उस पे टकरा के ऐसे जा रही है, तो आप इस लाइन को और इस लाइन को देखो, एंटी पैरेलल है, ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही है, पहले ऐसे आ रही थी, अब ऐसे जा रही है, तो एक दूसरे के अपोजिट है, तो अपोजिट कर दी इसने इसको एक तरीके से। मतलब नेट डेविएशन आप जब निकालेंगे तो आप लिखेंगे डेल 1 प्लस डेल 2। तो कैसे लिखेंगे सर, डेल 1 डायरेक्शन देख लेना बॉस, अगर एक क्लॉकवाइज है तो उसको प्लस मान लेना, एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस मान लेना। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब सेम सेंस है, क्लॉकवाइज तो ऐड ही करना है, एंटी क्लॉकवाइज तो ऐड ही करना है। तो देखो ये वाली जो लाइट है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, देखो ऐसे,
डेल 1, तो इसका कितना एंगल आया 90 प्लस डेल 2 देखते हैं, ये भी ऐसे घूम रही है, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है, ये भी 90 है, तो टोटल कितना 180 है। तो ऐसे निकाल दो, तुम्हारी मर्जी है, तो मैं निकालना सिखा रहा हूँ, अदरवाइज तो आपको डायग्राम से पता चल रहा है। ऐसे आई, यहाँ से टकराई और फाइनल इधर गई, तो हमें क्या दिखाई देगा भाई, आई थी ऐसे, गई ऐसे, तो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो 180 डिग्री से डेविएट हो गई। सो टोटल फाइनल, एंड हाँ ये भी लिख लेना एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई ऐसे ऐसे बेसिक से क्वेश्चन देते रहता है वो, तो आपने थोड़ा सा समझना है, ठीक है, कि किस तरीके की सिचुएशन आएगी, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरीके से आपने हैंडल करना है। एक बहुत औसम क्वेश्चन दे रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। थोड़ा सा बेसिक तो आपका क्लियर हो ही गया होगा, यहां तक की सारी कहानी बेसिक की थी, पूरी मेरी जुबानी, तो ध्यान से बने रहना, लेक्चर ये लंबा होने वाला है और इसमें मैं चाह रहा हूं कि सारे बेसिक कंसेप्ट यहां पे कवर अप करके जरूर, जिससे नेक्स्ट लेक्चर में ढंग की बातें करेंगे, मस्त बातें करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना बॉस, ठीक है। सो बीच बीच में कुछ खाते रहना, पीते रहना, एनर्जी बनाए रखना, सोने का नहीं बॉस, ठीक है, मस्त तरीके से बैठे रहना, ठीक है। ओके कूल, मैं भी पानी ले लेता हूँ, तो उससे एनर्जी थोड़ी सी मेंटेन रहेगी, है कि नहीं। जल्दी से आप रिवाइज करो जो भी किया है, क्वेश्चन दे रहा हूँ, खुद ही करना है, खुद ही करना है, समझे। सो हियर वी गो, एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन मतलब ऐसा एग्जाम्पल कर लिया हमने, ठीक है, बट एक क्वेश्चन है जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, आपने उसको ट्राई करना है, मस्त तरीके से देखना है क्या है उसकी कहानी और क्या कंसेप्ट यूज करके आप उसको कर सकते हो। देखो रिफ्लेक्शन आना चाहिए ना, रिफ्लेक्शन का बेसिक आना चाहिए ना, उसके बाद तो हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे यार, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाउ टू अप्लाई द रिफ्लेक्शन कांसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इतना फंडा अगर क्लियर है तो टेंशन नहीं लेना। आगे बढ़ो। उसने बोला टू प्लेन मिरर्स ईच ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड at a separation of 1 centimeter from each other, जैसे कि चित्र में दिखाया, मैं चित्र बना रहा हूँ, आपको बना हुआ दिख भी रहा होगा, ठीक है। उसने बोला a ray of light which is incident at an angle of 45 degree on the one mirror, okay, how many reflections the ray will have before going out from this combination from the other end, okay, like कैसे देखो डायग्राम में क्या गिवन है, एक येरा मिरर, एक येरा मिरर, और ये मिरर देख लो इस तरीके से रखा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रख दिए ना बॉस, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट मिरर, लेट्स सी फर्स्ट मिरर बोला इसको कुछ भी मान लो, चलो ये मिरर 1 है एंड दिस इज मिरर 2 है। उसने बोला इस मिरर के इस एंड पे लाइट टकरा रही है, ठीक है, और ये आपको दे रखा है और इससे बनाते हुए कुछ एंगल, दिस इज 45 डिग्री, 45 डिग्री है ये, 45 डिग्री में टकरा रही है, और दोनों मिरर के बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है दैट इज 1 सेंटीमीटर, है ना, दोनों मिरर के बीच की डिस्टेंस है, और मिरर की जो दोनों मिरर की लेंथ दे रखी है दैट इज 10 सेंटीमीटर, दोनों मिरर की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। यस मैन, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो पूछा क्या है, हाउ मेनी आफ्टर हाउ मेनी रिफ्लेक्शन, ये पूछा है आफ्टर हाउ मेनी रिफ्लेक्शन द रे विल हैव बिफोर गोइंग आउट फ्रॉम द अदर एंड। जब ये रे देखो इस कॉम्बिनेशन के मिरर के इस एंड पे लाइट टकराई, ठीक है, कितने एंगल पे टकराई 45 डिग्री, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं इसको, ठीक है, ओके दिस इज 45 डिग्री, कूल। वो बोल रहा है कि जब राइट इनके बीच में टकरा देखो ना, ऐसे टकराएगी ऐसे, फिर कितने रिफ्लेक्शन करने के बाद बाहर निकलेगी। सपोज करो मैंने मान लिया n नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन वो करने वाली है, ठीक है, n नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन करेगी वो, बस मैंने मान लिया, और जितने भी बार वो अंदर टकराएगी तो कब बाहर निकलेगी, जब उसकी पूरी 10 सेंटीमीटर लेंथ वो कवर कर चुकी होगी। समझो बात को, जब पूरी 10 सेंटीमीटर लेंथ वो कर चुकी होगी तभी तो बाहर निकलेगी भाई, है ना। अदर एंड से बाहर निकलेगी तो देखो कैसे करेंगे सर, देखो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, पहले ही रिफ्लेक्शन करते हैं, लाइट आई टकराई तो रिफ्लेक्शन लोग बोलते हैं कितने एंगल पे टकरा रही है 45, और यहाँ पे इस मिरर के परपेंडिकुलर लाइन तो यही है, इसके भी यही है, तो ये नॉर्मल है, तो भाई ऐसे टकराएगी और ऐसे इधर जाएगी, और ये एंगल भी 45 भी तो बनेगा, फिर यहाँ पे टकराएगी तो एक रिफ्लेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जब टकराई आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन इधर गई तो एक रिफ्लेक्शन हो चुका है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन। ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर वो इस पे टकराई, फिर यहाँ कुछ एंगल होगा, ठीक है, जो भी होगा व्हाटएवर, फिर वो इधर आएगी, ठीक है, तो ये सेकंड रिफ्लेक्शन हो गया, सेकंड रिफ्लेक्शन। बट हमें नहीं पता कितना रिफ्लेक्शन होगा, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ। फिर वो यहाँ पे टकराएगी, फिर वो इधर जाएगी, फिर ये थर्ड रिफ्लेक्शन होगा, फिर 4 होगा, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ये तो मैं दूर दूर बना रहा हूँ, यहाँ पे टकराता है इस तरीके से, हमें क्या पता भाई कितने रिफ्लेक्शन करेगा, वो तो हम देख रहे हैं कि अच्छा सर ऐसे करेगी, वो टकराएगी, फिर ऐसे 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 करते करते कहीं बाहर निकलेगी। तो जब तक इन दोनों से बाहर ना निकल जाए तब तक रिफ्लेक्शन आपके काउंट होने वाले हैं। देन हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कम ऑन हैव अ लुक।
तो जब आपने पहला रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे किया और वो लाइट यहाँ पे टकराई, तो ध्यान से देखो पहले रिफ्लेक्शन में इस मिरर की इतनी लेंथ कवर हो चुकी है। लेट्स सी, ये लेंथ है यहां से यहां तक x। एक रिफ्लेक्शन में अगर x लेंथ कवर कर रहा है मिरर की, तो टोटल लेंथ कवर करनी पड़ेगी बाहर निकलने के लिए, आउट होने के लिए 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में क्लियर हो रहा है कि आउट करना है उस लाइट को, तो 10 सेंटीमीटर लेंथ पूरी कवर होनी चाहिए। तो एक रिफ्लेक्शन में ये लाइट टकरा के लेट्स सी x डिस्टेंस कवर कर रही है, तो x निकालो ना। देखो ना, इन वन रिफ्लेक्शन अगर आप ध्यान से देखें डिस्टेंस कवर हो रही है x, इन अगर टोटल रिफ्लेक्शन n होंगे, n रिफ्लेक्शन, टोटल n रिफ्लेक्शन हो गए, तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगी आप खुद ही सोचो, दैट इज nx। n टाइम कर दो ना, मान लिया 5 रिफ्लेक्शन ले रही है, 8 ले रही है, 10 ले रही है, 20 ले रही है, तो एक रिफ्लेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रही है x। तो अगर वो 10 रिफ्लेक्शन या 5 रिफ्लेक्शन या 15 कर रही है, तो भाई टोटल लेंथ कवर कर लेगी ना, मतलब ये टोटल लेंथ आ गई उसकी। दिस इज टोटल लेंथ ऑफ मिरर। इजी तरीके बता रहा हूं, जो भी मिरर की टोटल लेंथ गिवन है, सपोज करो मिरर की टोटल लेंथ है l, तो आप क्या करेंगे, एक रिफ्लेक्शन की लेंथ इतनी है, ये नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो आप क्या करेंगे, nx मस्ट बी इक्वल टू टोटल लेंथ। हमें निकालना n, तो n आ गया l बाई x, समझिए। और l आपको दे रखा है ये रहा, व्हाटएवर जो भी गिवन होगा, बस इसको पहले तो याद रख लो यहाँ पे, समझना बात को मेरी। अब यार x कैसे निकालें, एक रिफ्लेक्शन की लेंथ कैसे निकालें सर? ये अगर आप ध्यान से देखो, ये रिफ्लेक्शन की लेंथ आप आराम से निकाल सकते हो इस ट्रायंगल का यूज करके। देखो ये एंगल 90 है, ये 45 है, ये एंगल के सामने की डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज नहीं पता है, लेकिन ये लेंथ पता है। ये लेंथ कैसे पता है सर? देखो दोनों मिरर के बीच के डिस्टेंस 1 है, तो यहाँ पे हम tan 45 यूज कर लेना। फिर तो tan 45 क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है x और बेस पे है 1, तो x कितना आ गया, देखो tan 45 तो 1 ही होता है, ये भी 1, ये भी tan 45, ठीक है, और दिस इज आल्सो 1, गुड। तो x की वैल्यू 1 आ गई, यहां पे पुट कर दो, तो l आ जाएगा l tan, ये भी सेंटीमीटर में, और 1 ये भी सेंटीमीटर में, ये कैंसिल, तो कितना आ गया 10। यानी टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन उसको कितने करने पड़ेंगे चांदी मेरे, सॉरी 10। दिस इज योर आंसर, 10 रिफ्लेक्शन करके वो बाहर निकलेगी, यानी 10 बार वो दोनों मिरर पे कहीं ना कहीं टकराएगी और तब वो बाहर निकलेगी। एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कांसेप्ट फॉर डिपेंडेंट क्वेश्चन जिस पे आते हैं। अब एक बेहतरीन चीज बताऊं आपको, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो एक फॉर्मूला बना के दे रहा हूं, उसको यूज करना, मस्त तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। कैसे सर? अगर यहाँ पे कोई भी एंगल गिवन होगा, सपोज करो, जरूरी थोड़ी है यार 45 गिवन होगा, भाई 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, 37 हो सकता है, और इन दोनों मिरर के बीच की डिस्टेंस को मैं d मान लेता हूं और इनकी लेंथ को मैं l मान लेता हूं। अब देखो ध्यान से, कूल, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये था हमारे पास रिलेशन, ठीक है, n इक्वल टू आया था l बाई x, और x हमने यहां से निकाला, तो हम इसको मान रहे हैं कि ये है tan थीटा x बाई, ठीक है, दिस x बाई 1 इज व्हाट, d, इनके बीच की डिस्टेंस। तो मैं यहां लिख दूंगा x की जगह l बाई d tan थीटा। इस रिलेशन में वैल्यू पुट कर दो ना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं हो जाएगा, है ही नहीं। तो l बाई d tan थीटा, बस यहां से नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन टोटल निकाले जा सकते हैं, इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए बॉस, ठीक है। और अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसकी अप्रोक्स वैल्यू आपने मान के उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो देखो इसी फॉर्मूले का आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। l क्या है, लेंथ है, 10 लिख लो 10, d के के बीच की डिस्टेंस है 1 और tan थीटा 45 है, आगे आंसर सेम 10 ही तो आ रहा है। तो ये रिलेशन भी आप याद रख सकते हो, कभी-कभी ये रिलेशन भी पूछ लिया जाता है बॉस, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर। मजा आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, वैसे मेरा मन नहीं है, मुझे आगे पढ़ाना भी है आपको, बट सोच रहा हूं चलो आप भी क्या देखोगे, बेहतरीन सनोमेरिकल और डिस्कस कर लेता हूं, फिर मजा आने वाला है, ठीक है। आ रहा है कि नहीं मजा? तो हर फंडा, हर तरीका आपको क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस, सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, मजा आएगा आपको पढ़ने में, मजा आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, और मजा आएगा आपको ये छोटा सा प्यारा सा कांसेप्ट जो हमने अभी सीखा है, जिसमें बहुत ज्यादा बातें हमने करी ही नहीं है, जस्ट रिफ्लेक्शन का नॉलेज अभी तक सीखा है यार, जस्ट डेफिनेशन ही तो है एक तरीके से। फिर भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं, देखो ये है कमाल कांसेप्ट का, ठीक है। फिर भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। सो हियर वी गो, एंड दिस इज द क्वेश्चन। उसने बोला अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन, एक रे है जो ट्रैवल कर रही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर। ओहो, मतलब एक प्लेन मिरर ऐसे रखा होगा और एक लाइट रे इधर से कहीं आ रही होगी, तो ये ट्रैवलिंग कर रही है ऐसे, और इसकी जो वेक्टर दे रखा है तो इंसिडेंट रे है क्योंकि टकरा रही है, ये तो इंसिडेंट रे है, इसका वेक्टर दे रखा है आपको कितना सर,
ये दे रखा है आई कैप प्लस अंडर रूट 3 जे कैप बाई 2। फिर वो क्या बोल रहा है आगे, ठीक है, वो बोल रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ट्रेवल्स अलोंग द डायरेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जा रही है, तो ये तो बी वेक्टर मान लो आप यार, ठीक है। ये कितना दे रखा है आई कैप माइनस रूट 3 जे कैप बाई 2, इस डायरेक्शन में वो जा रही है, ऐसे बोल रहा है टकराने के बाद। और जैसे मैंने आपको बताया था, जब किसी रे का आपका डायरेक्शन वेक्टर दे रखा होगा, एक तरीके से वेक्टर दे रखा होगा, इंसिडेंट का भी रिफ्लेक्टेड का भी, तो क्या पूछेगा आपसे क्वेश्चन में, या तो इंसिडेंट एंगल पूछेगा, या तो एंगल ऑफ डेविएशन पूछेगा, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछेगा, उड़ा डालेंगे। आगे बढ़ लेते हैं, मैंने क्या पूछ रहा, ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, या तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब सबसे पहले यहाँ नॉर्मल बनाना पड़ेगा ना, तो ये रहा आई, तो आई पूछ रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेविएशन एंगल, क्योंकि ये अगर वेक्टर है उसका, तो वेक्टर ये टेल बनेगा उसका, वेक्टर यहाँ पे जाएगा, इसका वेक्टर यहाँ जाएगा, दिस शुड बी द एंगल बिटवीन दीस टू रेज। ये रे वन वेक्टर की है ए की, और ये बी की है, टेल टू टेल एंगल लेते हैं, ये एंगल होता है, दैट्स व्हाई हम डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे लेने वाले हैं बॉस, a dot b that is equal to ab cos of del. So del is what? This is the angle between the incident ray and the reflected ray. Come on. तो ये आपने दो वेक्टर के बीच में, दोनों वेक्टर देखो इंसिडेंटली यहाँ पे इस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, एक तरीके से b इधर को जा रहा है, a इधर को जा रहा है, तो हम यहाँ पे del निकाल लेंगे और del वाला फॉर्मूले से हम i निकाल लेंगे। मजा नहीं आ गया? तो सिंपल क्वेश्चन हो गया यार, ये सिंपल है, डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन हो गया। तो a भी देखो, a रहा, पुट करो आई कैप रूट 3 जे कैप बाई 2, ठीक है सर, डॉट बी को देखो आई कैप माइनस रूट 3 जे कैप बाई 2, ठीक है सर। हम क्या करेंगे सर, अब इनका मैग्नीट्यूड लो, क्योंकि ये भी इनका मैग्नीट्यूड होता है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट क्या देखो, आई कैप बाई 2 कर दो, तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट क्या है, रूट 3/2 का स्क्वायर, ये तो पता है ना यार, तो मान के चल रहा हूं बॉस, ठीक है। तो आई को छोड़ के उसके कोफिशिएंट में जो भी है, मल्टीपल में जो भी है, 1/2 है, इसके रूट 3/2 है, तो निकाल लो, देखो कितना आएगा, 1/4 प्लस 3/4, ये 4 4 1 आ गया, तो 1 आ गया, इसका से 4 हो गया, 3 + 4 4 1 आ गया, तो ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। अब बी का मैग्नीट्यूड निकालो, तो 1 गाइस, बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा भाई, देखो माइनस ही तो है, वैल्यू तो सेम है, ये भी 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब स्टार्ट करोगे माइनस वाला है तो प्लस ही हो जाएगा, तो 1 ही आएगा यार, टेंशन क्यों लेते हो। चलो ये तो 1 आ गया, इसका ए का भी 1, बी का भी 1, cos ऑफ दैट। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है सर, आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, और जे वाले को जे के साथ, आई को जे के साथ नहीं करेंगे क्योंकि जीरो हो जाता है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में। तो जो आई वाला है वो आई के साथ, तो देखो यहाँ i/2 है, यहाँ पे भी i/2 है, तो ये 1/4 होगा, क्योंकि i डॉट i 1 होता है, पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट, i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, लेकिन i डॉट j 0 होता है, अपोजिट जो वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, अगर उनको मल्टीप्लाई करते हो तो 0 हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये j वाला है और ये j वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये √3/2, ये भी √3/2, बट यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस, तो माइनस आएगा, और √3/2 into √3/2 आएगा, उधर बच रहा है आपका cos ऑफ del, तो इजी हो गया ना बॉस, तो 1/4 माइनस 3/4 हो गया, एंड दिस इज cos ऑफ del, तो इसको क्या लिखोगे आप, 1/4 हो गया, एंड दिस इज -2, एंड दिस इज cos ऑफ del, and you can say this is cos of del is equal to -1/2। और धरती के चांद सितारों, ये -1/2 जब cos में होता है तो ये cos का 120 एंगल है, तो del की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री। उत्तरी सर ये इंसिडेंस एंगल आया क्या, नहीं, ये आया डेविएशन एंगल, कम ऑन। और अगर ये डेविएशन एंगल आ गया है तो आपको पता है डेविएशन एंगल होता था 180 - 2i रिफ्लेक्शन के केस में, i निकालना करें, ये हो गया 120, ये 180 - 2i, सो यू कैन राइट दिस इज 2 है, ये i और 2 ने एक जैसा बना दिया है, तो कंफ्यूज होने का नहीं बॉस, ठीक है। तो ये 120 हो गया सर, ये 60 हो गया सर, ये 2i सर, i आ गया 30 डिग्री। सो दिस इज योर इंसिडेंस एंगल एंड दिस इज ऑसम प्रॉब्लम, राइट, दिस इज ऑसम प्रॉब्लम, और मस्त कांसेप्ट है, वेक्टर भी यूज कर लिया, मस्त तरीके से ऑप्टिक्स का क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिया, और सॉल्व कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। वेक्टर चेंज करेगा, सॉल्व करने का तरीका तो सेम ही रहेगा ना भाई, इक्वेशन ही तो चेंज करेगा, एक बी की वैल्यू तो चेंज करेगा, बट सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, सेम ही चलेगा बॉस। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यार अभी तक फिर से मैं बोल रहा हूं, हमने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा, फिर भी बहुत कुछ पढ़ लिया है। अभी तक हमने रिफ्लेक्शन ही देखा था, अभी तो उसकी सारी बातें मतलब बची है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर आएंगे, मतलब इमेज आएगा, मतलब वेलोसिटी आएगी, है ना, मिरर को रोटेट करेंगे, सारे कांसेप्ट तो है,
कोऑर्डिनेट वाला कंसेप्ट देखेंगे, सब कुछ तो है। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग की है। मजा आ गया कि नहीं? यस। अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है बॉस इसको अच्छे से रिवाइज करने का, अच्छे से इसका यूज करने का। आगे आने वाले जितने कंसेप्ट है मैं मान के चलूंगा आप उसके लिए तैयार है और मस्त तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को आप रिवाइव करके मेरे साथ साथ चलेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फंसेंगे नहीं, फंसाएंगे क्वेश्चन को, फंसने का नहीं बस, ठीक है। सो एक लास्ट पॉइंट जल्दी से डिस्कस कर लेता हूं आपकी वास्ते, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन वाले, अच्छा इस पे और डिपेंडेंट क्वेश्चन आएंगे। अभी रिफ्लेक्शन वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मेंस में आते हैं, नेट में आते हैं, आते रहेंगे, आते हैं, पहले से भी आए हैं, अब भी आएंगे, करूंगा, लास्ट में करूंगा। पहले कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है? तो मजा आएगा फिर करने में क्वेश्चन हर कैटेगरी। वो तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा यार कि भाई यहाँ से तो क्वेश्चन 100% आ सकता है, तो चांस है तो आएंगे, तो फिर हम कर लेंगे। वैसे तो बहुत कम क्वेश्चन आज तक आए हैं, बट यार कुछ भी हो सकता है ना, बेसिक फाउंडेशन तो हमारी टोटली इसी पे डिपेंडेंट है कि नहीं। तो कई कुछ को छोड़ेंगे ही नहीं, आगे बढ़ेंगे, फोड़ेंगे और बढ़ते रहेंगे आगे आगे आगे, ठीक है? मजा आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, उसको जल्दी से आपको याद दिला देता हूँ। क्या है सर वो? देखो, उसने बोला इफ, ठीक है, उसने बोला इफ मिरर, अब मैं मिरर मान रहा हूँ कौन सा? प्लेन। ये मान के चल रहा हूँ कि आपको याद है सारी चीजें, ठीक है? इफ प्लेन मिरर इज रोटेटेड, है ना, इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, अगर किसी प्लेन मिरर को आप किसी एंगल थीटा से रोटेट कर देते हो तो जो रिफ्लेक्टेड रे है उस पे क्या फर्क पड़ेगा? वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो उस पर डिपेंडेंट कंसेप्चुअली क्वेश्चन बनाया जा सकता है, या किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इसका यूज हो सकता है कुछ अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए। तो उसने बोला इफ प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय द एंगल थीटा देन रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है जी, इज रोटेटेड बाय डबल एंगल यानी 2 थीटा। ज्योमेट्रिकली प्रूव कर सकते हैं, करने की जरूरत नहीं है, याद रखो, मैं डायग्राम बना के बता देता हूं, ठीक है? आपको सेंस भी लग जाएगा। तो किस तरीके से आप रोटेट कर रहे हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, सबके जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग हम बना देंगे बात को, ठीक है? तो देखो सपोज करो नॉर्मली हम ऐसे करते थे, प्लेन मिरर लिया और यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करी, ठीक है सर, और ये था आपका नॉर्मल, ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड लाइट ये थी, यह था एंगल ऑफ आर। वो पता क्या बोल रहा है? अगर इस प्लेन मिरर को मैं रोटेट कर दूं, ये प्लेन मिरर अभी ऐसे रखा है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग रखा है, देखो एक्स एक्सिस के अलोंग रखा है, बिल्कुल रखा है सर। अगर मैं इसको घुमा दूं, रोटेट करूं, ऐसे है ना, ऐसे कर दूं या ऐसे कर दूं, कैसे भी कर दूं, तो सपोज करो मैं इसको रोटेट कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? पहले ओरिजिनल ये है इसकी लोकेशन, ठीक है? और मैं इसको किस तरीके से रोटेट कर रहा हूँ, अगर ऐसे है तो ऐसे कर देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा, तो ये प्लेन मिरर ऐसे ना हो गया, थोड़ा सा ऐसे हो गया, देखो। तो ये जो प्लेन मिरर है यहाँ पे पहुंच गया है, समझ के समझ लो तो समझो, ठीक है? तो ये जो प्लेन मिरर था पहले ऐसे आपने ऐसे घुमाया, तो कैसे घुमाया सर? ऐसे, और कितना एंगल से घुमाया सर? लेट्स से थीटा, है कि नहीं? तो कैसे घुमाना है देखो, ऐसे क्लॉकवाइज। तो मैंने ये जो रोटेट करा दिया ये क्लॉकवाइज किया है, तो यार देखो सीधी सी बात है यार, क्या फर्क पड़ता है यार? तो वो जो नॉर्मल है वो उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया, क्योंकि नॉर्मल तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, सिंपल है। तो मतलब अगर आप इसको इस मिरर को यहाँ की बजाय ऐसे कर रहे हो ऐसे, तो ये पहले मिरर यहाँ, और इसकी पोजीशन थी ए बी, अब इसकी पोजीशन होगी ए डैश बी डैश, देख लो। तो ये हो गया इधर से पॉलिश्ड, तो अगर ये इधर से थीटा घूम रहा है तो ये देखो थीटा इधर घूम रहा है, मतलब ऐसे कर दिया आपने। तो जो रे है ना, वो बोल रहा है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे होती थी, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है? तो इसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आपका नॉर्मल भी तो शिफ्ट हो जाएगा। ये देखो अब आपका नॉर्मल पहले यहाँ पे था, यहाँ पे ना होके इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये जो नॉर्मल है तो इसके परपेंडिकुलर है, तो इसके परपेंडिकुलर तो कुछ ये होगा। पहले ये था, अब ये एन डैश होगा, ये भी घूम जाएगा, ये भी तो रोटेट कर रहा है मिरर के साथ साथ उसी एंगल से। तो जो लाइट रे है, आप जो भी लाइट रे है वो इस तरीके से और इस तरीके से इसके साथ एंगल बनाएगी, इसके साथ, समझ गए आप? तो पहले जो लाइट रे थी वो रिफ्लेक्टेड कहीं यहाँ पे थी, तो वो भी देखो इसी डायरेक्शन में आपकी रिफ्लेक्टेड रे थी आर, ये होगी आर डैश। तो ये बोल रहा है कि पहले रिफ्लेक्टेड रे अगर यहाँ पे थी तो अब वो नीचे आ गई, देखो जिधर को आपने मिरर को रोटेट किया उसी सेंस में रे भी रोटेट कर गई, यानी रे का ये जो रोटेशनल एंगल होगा, जिस एंगल से वो रोटेट करे, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशनल एंगल, जो मिरर रोटेट किया उससे डबल होता है। ये रिजल्ट याद रखने का बॉस। और यहाँ डायग्राम मैंने इसलिए बनाया जैसे आपको सेंस ऑफ रोटेशन पता चल जाए। अगर मिरर को क्लॉकवाइज करा रहे हो तो ये भी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगी, सीधी सी बात है। अगर इसको क्लॉकवाइज करा रहे हो तो ये भी क्लॉकवाइज। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, ठीक है सर, ऐसे समझते हैं। उसने बोला एक मिरर है सर,
ठीक है, और एक लाइट इस पे इंसिडेंट कर रही है, आ रही है, फिर जा रही है। मैंने बोला ठीक है। उसने बोला मिरर को रोटेट कर देते हैं ऐसे, उसने बोला 30 डिग्री से रोटेट करते हैं। तो बताओ एंगल रोटेटेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे, तो 2 टाइम्स ऑफ 30, तो दिस इज 60 डिग्री, खत्म। तो ये रिजल्ट याद रखना है। और अगर मिरर को क्लॉकवाइज घुमाया तो ये भी क्लॉकवाइज घूमेगी, सीधी सी बात है। एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज ही जाएगी ना भाई। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट। ओके, कहीं भी अगर इसका यूज होगा तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपने यूज करना है। भाई पहले से ही पता रहेगा ना। अब जल्दी से देख लेते हैं हम इसके इमेज फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, इमेज के बारे में, जो सबसे जरूरी बात है अब हमारे वास्ते। तो प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन कैसा होता है वो सब मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब उसकी इमेज वगैरह की बात करेंगे तो और मजा आएगा और आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे आने वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके, आगे बढ़े।